अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बाद हम बात करेंगे वेंटिलेशन की और गैसेस एक्सचेंज की। इसके बाद मैं आपको ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के एक डायग्राम के ज़रिए बहुत सारी बातें समझाऊंगा इंशाल्लाह, जो हमारे लिए बहुत काम की है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन क्या है? यह रिस्पिरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपका सेल जो होता है, ठीक है, या कोई सेल है, ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को यूज़ करके जो आपका खाना होता है ना, फूड, उसको ऑक्सीडाइज करता है। जब फूड को ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है नॉर्मली। ठीक है, तो आपका जो सेल है वो खाने को ऑक्सीडाइज कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन, अ प्रोसेस इन विच सेल या फिर सेल यूज करता है आपकी ऑक्सीजन को और एनर्जी बनाता है। ठीक है, बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ठीक है, लाइक आप फूड की ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी बना रहे हो, इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे इंसानों के अंदर हम फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन होती है जिसमें आप यूज़ करते हो ऑक्सीजन। देखो, रिस्पिरेशन के टाइप्स हैं एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन वो टाइप है जिसमें आप ऑक्सीजन को यूज़ करके खाने को ऑक्सीडाइज करते हो। ठीक है, और इसके नतीजे में आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनिज्म के, उन्हें इसी वजह से, बिकॉज उन्हें कंटिन्यूसली एनर्जी बनानी होती है ताकि अपने फंक्शन कराते रहें वो, इसीलिए उन्हें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है कि मिलती भी रहे, अबंडेंट अमाउंट में हो, ज़्यादा हो और कंटिन्यूसली हो। ऐसा ना हो कि एक एक घंटे बाद मिलती रहे। ठीक है, और ताकि बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो बेहतरीन तरीके से होते रहें। और ये बात भी आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। देखो, पता है पेपर में सवाल इस तरह आता है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज, इस तरह का सवाल बन के आएगा, फ्यू सेकंड्स। तो आपने फ्यू मिनट्स पे टिक करना होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आती रहती है ये वाली बात। और रिस्पिरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और हाँ, एरोबिक रिस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट कौन से हैं? CO2 एंड वाटर, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं वेंटिलेशन की या गैसेस एक्सचेंज की। दरअसल वेंटिलेशन और गैसेस एक्सचेंज एक ही बात है। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। आप सांस ले रहे हो, जब सांस लेते हो सबसे पहले आप इनहेल करते हो, यानी कि आप सांस अपने अंदर लाते हो, यानी इस इनहेलेशन में आप सांस अंदर लेते हो, यानी कि बाहर की एयर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, इसको इनहेलेशन कहते हैं। फिर इनहेल करने के बाद आपकी बॉडी जो है उस ऑक्सीजन को आपके ब्लड में डाल देती है, और उस ब्लड से CO2 निकाल के वापस आपके किस में डाल देती है? लंग्स में, और लंग्स के जरिए वो चीज़ वापस आपकी इन्वायरमेंट में चली जाती है। इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, इनहेलेशन कहूँ या इंस्पायरेशन कहूँ, एक्सहेलेशन कहूँ या एक्सपायरेशन कहूँ, एक ही बात है। सो ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दरअसल क्या है? वो वेंटिलेशन ही है। तो वेंटिलेशन यार एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट से या आपकी जो भी आपका माहौल है वहाँ से आप ऑक्सीजन लेके आते हो या एयर लेके आते हो आपकी बॉडी में, और जब वो एयर आपकी बॉडी में आती है डिफरेंट पैसेज वे से गुजरती है जिनको हम एयर पैसेज वेज कहते हैं। ठीक है, और जब एयर यहाँ से गुजर के लाइक एटमॉस्फेयर से एयर आई और इन एयर पैसेज वे से गुजर के आपके लंग में चली गई, ठीक है, और फिर लंग से वापस वो एटमॉस्फेयर में भी जा सकती है, लाइक CO2 जो आप लंग से निकालते हो, इस पूरे प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपके जो गैसेज एक्सचेंज है वो भी बेहतरीन होगा। वेंटिलेशन का मतलब है ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज जो है थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपस में मिलते जुलते हैं या एक जैसे हैं। बट गैसेज एक्सचेंज में ये होता है यार, वेंटिलेशन में ना आपने सिर्फ आपकी जो एयर है उसे पहुंचाना होता है आपके लंग में। अब लंग का काम है कि लंग के अंदर जो एक एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एल्वोलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक थैली होती है, समझो उतना वो थैली की तरह का स्ट्रक्चर है, उसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। एल्वोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, और आखिर में जो भी आपकी एयर होती है ना, ऑक्सीजन, वो पूरे बॉडी वे से आपके पूरे एयर पैसेज वे से ट्रेवल कर करके लंग के अंदर आकर आखिर में वो इस एल्वोलाई के अंदर चली जाती है। फिर एल्वोलाई, एक जगह पर एल्वोलाई होता है और उसके साथ होती है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो एल्वोलाई जो होता है अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के इस ब्लड कैपिलरी के अंदर डाल देता है, और ब्लड कैपिलरी अपने अंदर से CO2 निकाल के इस एल्वोलाई के अंदर डाल देती है। फिर यही एल्वोलाई से जो आपकी CO2 है वो निकल के जाती है आपके पूरे एयर पैसेजवेज के जरिए। तो ये जो एक्सचेंज हो रही है ना बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी, इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज हो कहाँ पे रही है? आपकी हो रही है एल्वोलाई पे, इसीलिए एल्वोलाई को आप रिस्पिरेटरी सरफेस भी कहते हो। रिस्पिरेटरी सरफेस इज एनी सरफेस वेयर देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस।
ठीक है। द प्लेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सरफेस या रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और आपकी जो एल्वोलाई है वो रिस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है। हाँ, वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन में जस्ट आप ना एयर को इसके अंदर लेके आ जाते हो, बस एयर को आपके एल्वोलाई के अंदर लेके आना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका वेंटिलेशन, ठीक है, और वापस लेके जाना ये भी कहलाता है वेंटिलेशन। लेकिन ये जो पूरा एक्सचेंज हो रहा है ये अलग चीज़ है, इसको हम गैसेज एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। फिर जो आपका लंग्स हैं उनके बहुत सारे फंक्शन है कि वो आपका लंग जो है वो गैस को एक्सचेंज करवाता है बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके दरमियान और उसकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके दरमियान। लाइक बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक अ ब्लड कैपिलरी। तो जो आपका लंग है, लंग के अंदर ही तो ये एल्वोलाई होते हैं ना, तो एल्वोलाई के जरिए आपका लंग जो है ना वो गैस को एक्सचेंज कराता है, एयर को एक्सचेंज करवाता है बिटवीन योर सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जब कोई चीज़ डाल दी जाएगी वो साफ सी बात है वो बाहर निकल भी सकती है, ठीक है। और चले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले जूम इन कर लूँ, और क्योंकि अभी जो पूरी चीज़ है वो इसके ज़रिए होगी। ये आपकी इन्वायरमेंट है, यहाँ इन्वायरमेंट से आपने एयर ले ली अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि आपके नाक के अंदर, लाइक अगर मैं नाक की डायग्राम बनाऊँ रफली तो लाइक इस तरह का आपका नाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ओपनिंग्स होती हैं हम इनको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंड से नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहूँ या नेयर्स कहूँ एक ही बात है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए इंसान जो होता है वो अपनी नाक के ज़रिए एयर को अंदर लेता है, ठीक है। जब एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना है या नाक के अंदर लेना है, ये इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। अब जब एयर अंदर आ जाती है ना तो नेयर्स के बाद वो चली जाती है आपकी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में यार वो एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो एयर है वो नेयर से गुजरने के बाद यहाँ पहुँच जाती है, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। और एक और बात, ये जो आपकी नाक के एक नेयर ये है, एक और नेयर ये है, यहाँ पर बीच में इनकी पार्टीशन भी है, तो नाक के दो चैम्बर बन जाते हैं, एक ये वाला चैम्बर है और एक ये चैम्बर है। ये राइट चैम्बर है, ये लेफ्ट चैम्बर है, तो दो चैम्बर बन जाते हैं। और ये जो दो चैम्बर हैं इनके दरमियान जो पार्टीशन होती है वो एक तो होती है बोनी पार्टीशन, यानी एक बीच में एक बोन भी मौजूद होती है, लेकिन बोन जो होती है ना थोड़ी वो ऊपर की तरफ होती है। यानी आपका पूरा नाक है तो नाक का जो ऊपर वाला एरिया होगा वहाँ पर बोनी पार्टीशन होगी, और नीचे फिर ना एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज दरअसल एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक वो एक फाइबर्स होते हैं, उसका एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज। तो ऊपर वाला जो बोन की जो आपकी नाक की पार्टीशन है दो चैम्बर्स में, वो हो रही है ऊपर तो हो रही है आपकी बोन के जरिए, नीचे हो रही है आपके कार्टिलेजिनस पार्ट के जरिए। इसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम वो एरिया है जो नाक के दो चैम्बर्स को डिवाइड करता है। तो एयर दाखिल होगी इस नेयर्स में, ठीक है, नेयर्स के जरिए नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी के अंदर ना अब नेयर्स के बाहर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल है उसको यहाँ ट्रैप कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपके नेजल कैविटी में सिलिएटेड सेल होते हैं। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल की बात की थी हमने, तो सिलिएटेड कोलमनर सेल यहाँ पर होते हैं, और वो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल भी होते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल भी होते हैं। तो सिलिएटेड सेल हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल हैं। वो जो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल हैं वहाँ वो भी नेजल कैविटी के अंदर किसी भी डस्ट पार्टिकल को या ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो खैर ये इंशाल्लाह हम इसको आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये इंट्रो था। तो एयर जो है वो आपकी नेजल कैविटी में गई आपके एक्सटर्नल नेयर्स के जरिए। नेजल कैविटी से जाने के बाद वो पीछे जाती है इस कॉमन ट्यूब में। इस कॉमन ट्यूब को कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। क्यों उसको कॉमन ट्यूब क्यों कहते हैं? बिकॉज आपकी जो नेजल कैविटी है उससे जो चीज़ जाती है, एयर जो जाती है वो भी फेरिंग्स में जाती है, और आपकी जो माउथ की कैविटी है, माउथ की कैविटी से जो खाना जाता है वो भी फेरिंग्स में जाता है। तो पेपर में एमसीक्यूज आता है कि कौन सा पाथवे इज कॉमन इन बोथ रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फेरिंग्स जो है वो दोनों में कॉमन होती है, और फेरिंग दरअसल 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, ट्यूब होती है एक, जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। 13 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है, इसको फेरिंग्स कहते हो, और एक कॉमन होती है। फेरिंग्स के बाद जो आपकी एयर होती है वो जाती है आपके इस एरिया में, इसको हम कहते हैं ये ऊपर ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो फेरिंग्स से जो एयर जाती है वो जाती है लैरिंग्स में, ठीक है, और लैरिंग्स से भी ट्रैकिया। लाइक वो एयर जाना ट्रैकिया में जाती है, लेकिन ट्रैकिया में जाने के लिए उसको लैरिंग्स से गुजरना पड़ेगा। और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, सवाल ये है, जब आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, जब आप सांस अंदर लेते हो तब साउंड प्रोड्यूस होती है, या सांस बाहर निकालते हो तब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपने मुझे इसका आंसर ज़रूर देना है। सो नेजल कैविटी के जरिए एयर आई, वो फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से फिर वो लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में गई। अच्छा, अब देखो खाना भी तो फेरिंग्स के जरिए आ रहा है ना। अब खाना जो फेरिंग्स में आ रहा है वो भी हो चाहे तो लैरिंग्स के अंदर आ सकता है, लेकिन नहीं आ पाता। रीज़न क्या है, इस लैरिंग्स के ऊपर एक
एपिग्लॉटिस मौजूद होता है। एक फ्लैप लाइक, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन की तरह का लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस जो होता है वो लैरिंग्स के ऊपर मौजूद होता है और यहाँ पर एक एरिया होता है ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस एक तरह की ओपनिंग होती है, तो ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए हम इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैप है, लिड लाइक स्ट्रक्चर है कि वो क्या करता है, जब आप खाना खाते हो ना तो वो लैरिंग्स की एरिया को क्लोज कर देता है ताकि आपका खाना जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब में जाए, आपके लैरिंग्स और ट्रैकिया में ना आ जाए। तो एपिग्लॉटिस आपने याद रखना है, इज एन ओपनिंग लिड लाइक स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ग्लॉटिस है वो ओपनिंग है, लेकिन एपिग्लॉटिस वो एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है। पेपर में पूछते हैं कि ग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस क्या है। ग्लॉटिस दरअसल वो ओपनिंग है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं और लैरिंग्स भी मौजूद है, और एपिग्लॉटिस वो लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लॉटिस के ऊपर होता है। आपने ये बात याद रखनी है। सो एयर जो है वो आपके गई लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर वो ट्रेकिया में जाएगी। ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी कहते हैं और ये जो 11 सेंटीमीटर तक का होता है, तकरीबन 10 से 11 या 12 से 11 से 13 भी कह सकते हो। तो आपका विंड पाइप है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और ये आप जो आपकी एयर होती है वो लैरिंग्स से जाती है, लैरिंग्स से फिर वो ट्रेकिया में चली जाती है। अब जब एयर ट्रेकिया में आ गई है ना, फिर ट्रेकिया लंग्स के पास आके दो एरिया में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब में। जो आपका ट्रेकिया दो ट्यूब में डिवाइड हो रहा है इसको कहते हैं ब्रोंकस। एक को ब्रोंकस और दो हैं तो हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। तो एक लेफ्ट में चला जाएगा, ये तो आपका राइट है, और ये लेफ्ट में, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो राइट में एक ब्रोंकस चला जाएगा, एक लेफ्ट में चला जाएगा। एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो आपका राइट का ब्रोंकस है ना, आपका राइट का जो ब्रोंकस है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट तो होता है और स्ट्रेट भी होता है, ठीक है। और थोड़ा ये मोटा भी होता है, लाइक इसका डायमीटर ज़्यादा भी होता है। आपने याद रखना है कि जो आपका ये राइट वाला ये ब्रोंकस है ना, जो ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोंकस बना रहा है, जो राइट ब्रोंकस है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, सॉरी शॉर्ट होता है साइज में, लेकिन थोड़ा डायमीटर इसका बड़ा होता है और स्ट्रेट भी होता है। इसीलिए पेपर में अक्सर सवाल पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके सांस की नाली में चली जाए तो वो कहाँ पर पाई जाएगी, वो पाई जाएगी आपके राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में नहीं जाएगी, बिकॉज लेफ्ट ब्रोंकस थोड़ा टेढ़ा है, टीढ़ी जगह से चीज़ का जाना मुश्किल है। हाँ, जो राइट ब्रोंकस है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर राइट ब्रोंकस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में। जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है वो दरअसल आपके लंग है ना, अब लंग एक पार्ट है, लंग जो है ना फर्दर लोब्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो आपका राइट लंग है, राइट लंग उसके 3 लोब होते हैं, आपका जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब होते हैं। राइट लंग के 3 लोब हैं, राइट के 3 और लेफ्ट के 2 लोब हैं। जो आपका लंग है वो 2 लोब्स में डिवाइड हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसकी रफली डायग्राम बनाऊं, ये आपका एक लंग है, फॉर एग्जांपल राइट लंग, और ये आपका लंग है एक लेफ्ट लंग। ये आपका ट्रेकिया आया, उसने 2 ब्रोंकाई दे दी है, ठीक है। अब जो आपका ये राइट लंग है ना, इसके 3 लोब्स हैं। ये जो लोब्स बनते हैं दरअसल वो इस तरह बनते हैं कि एक फिशर होता है, एक लाइनिंग होती है जो आपके लंग को डिफरेंट सरफेसिस में डिवाइड कर देती है। ये फिशर जो बिल्कुल हॉरिजेंटली आ रहा है हम इसको कहते हैं हॉरिजेंटल फिशर, और एक फिशर होता है ये ओब्लीक फिशर जो बिल्कुल टेढ़ा आ रहा है। सो आपके राइट लंग में दरअसल 2 फिशर होते हैं, एक हॉरिजेंटल फिशर होता है और एक ये ओब्लीक फिशर होता है। ये हॉरिजेंटल फिशर और ओब्लीक फिशर ने एक इसको सुपीरियर लोब में डिवाइड कर दिया लंग को, मिडल लोब में और इन्फीरियर लोब में। लेकिन आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ एक फिशर होता है जिसको हम कहते हैं ओब्लीक फिशर। सिर्फ एक फिशर है तो कितने में डिवाइड करेगा, 2 सरफेसिस में, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। तो आपने ये याद रखना है कि आपका जो राइट लंग है उसमें 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं। इसी तरह जो आपके अच्छा प्राइमरी ब्रोंकस वो होता है जो डायरेक्ट लंग में एंटर होता है, ठीक है, जो मैं इसको ब्रोंकस कह रहा था। तो एक ब्रोंकस यहाँ गया और एक ब्रोंकस आपका गया आपके लेफ्ट में, ठीक है, एक ब्रोंकस राइट में एक ब्रोंकस लेफ्ट में। जो आपका प्राइमरी ब्रोंकस है वो फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और जितने लोब्स होते हैं उतने ही सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। तो आपके राइट लंग में 2 लोब हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकस कितने होंगे, सॉरी राइट में 3 लोब्स हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस 3 होंगे, और इसमें सेकेंडरी ब्रोंकस 2 होंगे। ऐसा क्यों है, रीजन इज दैट जो राइट ब्रोंकस जो आपके सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं वो आपके लोब को सप्लाई करते हैं, तो जितने लोब उतने सेकेंडरी ब्रोंकस। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। तो जो आपका ब्रोंकस होता है सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाता है टर्शियरी ब्रोंकस में। टर्शियरी ब्रोंकस होता है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल में, फिर ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होता जाता है, और जो ब्रोंक्यूल है फर्दर डिवाइड हो के बन जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बन जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आपने एक बात याद रखनी है, जब प्राइमरी ब्रोंकस हो, सेकेंडरी ब्रोंकस हो, टर्शियरी ब्रोंकस हो, ब्रोंक्यूल हो या टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ पर गैस जो है एक्सचेंज नहीं होगी। ये सिर्फ रास्ता है, ये पैसेज वेज कहलाते हैं। जो गैस एक्सचेंज होना शुरू होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आता है रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, वहां पर होती है गैस एक्सचेंज, या फिर इसके बाद आता है एल्वोलाई की डक्ट, वहां पर हो सकती है, ठीक है। ये रहा ना,
कि ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद यहाँ पर एक आएगा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद ये आएगी एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर डक्ट के बाद आएगा आपका एल्वेओलस। सो आपके रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, ठीक है, एल्वेओलर डक्ट में और आपके एल्वेओलस में, इनमें गैस एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। और एल्वेओलर सैक दरअसल वो एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एल्वेलाई मौजूद होते हैं। ये पूरा एल्वेओलर सैक है, गुच्छा है, एक होगा तो एल्वेओलस होगा, एल्वेओलस इज द सिंगुलर, एक एल्वेओलस को कहते हैं। और एल्वेओलस यहाँ पर है, उसके ऊपर देखो आपने बहुत सारी यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तो लाइक ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी मौजूद है। तो ये एल्वेओलस है और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी मौजूद है। तो इस एल्वेओलस के दरमियान और ब्लड कैपिलरी के दरमियान गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है इंशाल्लाह हम इसको अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको दरअसल डायग्राम समझानी थी कि किस तरह पैसेज वेज बने हुए हैं कि एयर जा रही है। सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के जरिए नाक में आती है, फिर नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से पीछे कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। अब जो फेरिंग्स है ना, मैं उसकी भी एक डिटेल बता दूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, आपकी कोई भी चीज़ ताकि मिस ना हो। अगर ये फेरिंग्स है मेरी, तो यहाँ पे मेरा नाक है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी माउथ की कैविटी है। फेरिंग्स का जो नाक वाला पोर्शन है उसको नेजो फेरिंग्स कहते हैं, और जो माउथ के पीछे वाला पोर्शन है उसको मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन जो नाक के पीछे वाला पोर्शन है ना, हम उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ये आपने याद रखना है। माउथ वाला आपसे पूछेंगे तो आगे उसको दूसरा होगा, फिलहाल मेरे जहन से एकदम निकल गया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको दोबारा बता दूंगा। तो नाक के जो ऊपर वाला एरिया होता है ना फेरिंग्स, हम उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है, और वो फेरिंग्स का वो एरिया जो लैरिंग्स में इंटर हो रहा होता है उसको लेरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। क्या? नाक के पीछे वाला एरिया इज नेजोफेरिंग्स, लेकिन फेरिंग्स का वो एरिया जो लैरिंग्स के अंदर इंटर होने से पहले है उसको हम कहेंगे लेरिंजियोफेरिंग्स। फिर लेरिंजियोफेरिंग्स से एयर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकस एक लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस होता है वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। द रीजन इज दैट राइट में 3 लोब हैं और यहाँ पर 2 लोब हैं, तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो 2 सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा। इसके साथ साथ आपका राइट लंग में 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं। एक और बात बता दूं, आपका राइट लंग जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो साइज में छोटा होता है। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये है कि आपके लेफ्ट एरिया पर हार्ट ज्यादा मौजूद होता है। तो हार्ट जो होता है वो आपके लंग की एरिया को भी कवर कर लेता है, तो आपका लंग जो डेवलप होता है वो छोटा डेवलप होता है, बिकॉज आपका हार्ट जो है ज्यादातर लेफ्ट साइड में पाया जाता है इस तरह। तो ये जो आपका लंग है ये इस तरह छोटा होगा, ठीक है। तो आपका राइट लंग बड़ा होता है साइज में, लेफ्ट लंग छोटा होता है। और याद रखना एक और बात कि जो आपका ब्रोंकस होता है ना राइट वाला, वो स्ट्रेट होता है और शॉर्ट होता है। जो आपका लेफ्ट वाला होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है और लंबा होता है। तो जो भी चीज़ कोई फंस के आती है वो आपके राइट में आती है, लेफ्ट ब्रोंकस में नहीं जाती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। चलो इसको रीड करके हम खत्म करते हैं कि जो लंग है उसका मेन फंक्शन है इट इज़ टू एक्सचेंज द गैस बिटवीन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम और इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो एल्वेलाई के जरिए, ठीक है। जो लंग है दे कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवेज। जो लंग है कह रहे हैं उसमें ब्रांचिंग एयरवेज होते हैं। एयरवेज जो एयर रास्ते होते हैं मैंने आपको बताए, ठीक है। वो जो एयर के जितने भी रास्ते हैं वो एंड कहाँ पर होते हैं? इन द माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। जितने भी एयर पैसेज वे हैं वो एंड कहाँ पर होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। और जो एल्वेलाई होता है इट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। जो आपका एल्वेलस है, जो एक एल्वेलस होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है? सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। किससे? सीलिएटेड एपिथेलियल से। जो रिस्पिरेटरी एरिया है ना हमारे लंग का, इट कंसिस्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रिस्पिरेटरी एरिया का मतलब है वो एरिया जहां पर रिस्पिरेशन हो सकती है, गैस एक्सचेंज हो सकती है। वो कौन सा है? वो है आपका रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है, एल्वेओलर डक्ट आती है, एल्वेओलर सैक आती है, और थिन मेम्ब्रेन को एल्वेओलाई। एल्वेओलर सैक अलग चीज है। एल्वेओलर सैक पूरा गुच्छा होता है जिसमें बहुत ज्यादा एल्वेओलाई मौजूद होते हैं। एक जो होता है आपका एल्वेओलाई होता है, ठीक है, उसको हम एल्वेओलस कहते हैं एक को। तो आपने याद रखना है जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हो रही है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, वो रिस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, वो कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टिंग सरफेस वो होती है जो सिर्फ एयर को गुजरने का रास्ता देती है। ये एमसीक्यूज का पॉइंट बता रहा हूँ। जो आपके रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर सैक और थिन मेम्ब्रेन एल्वेओलाई जो हैं, दरअसल ये आपके रिस्पिरेटरी सरफेसेस हैं। जो उससे ऊपर वाले जितने भी एरिया हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, वो सिर्फ कंडक्टिंग पाथवेज हैं, ठीक है। ये जो आपके एल्वेओलाई होते हैं दे आर लाइन विद थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। आपका एल्वेओलाई होता है वहां पर एक मॉइस्चर की एक पतली सी फिल्म होती है विच सेपरेट एडजेसेंट एल्वेओलाई। पता है यहाँ पर ये लिखा नहीं है लेकिन फेडरल में लिखा हुआ है कि जो एल्वेओलाई है, कह रहे हैं हम, इट इज लाइन बाय अ थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर। उसको हम कहते हैं क्या है? उसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट। क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट। तो जो एल्वेओलाई होते हैं ना, एल्वेओलाई, मैं अगर इस तरह दोबारा यहाँ पे कुछ बताना चाहूँ तो आपको मैं जूम इन कर लूँ पहले। ये मेरा एल्वेओलाई है,
उसके साथ एक और एल्वेलाई चिपका होता है। ये जो एल्वेलाई की लाइनिंग है ना, यहाँ पे एक पतली सी फिल्म मौजूद होती है सर्फेक्टेंट की। किसकी? सर्फेक्टेंट की। सर्फेक्टेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सर्फेक्टेंट जो होता है वो बैक्टीरिया को मारता है। अगर बैक्टीरिया कोई आ जाएगा तो सर्फेक्टेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके साथ साथ सर्फेक्टेंट जो होता है ना, वो आपके इस एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर बहुत ज़्यादा एयर यहाँ से निकल जाए, आपकी जो एयर एक्सचेंज है, बहुत ज़्यादा एयर यहाँ से निकल जाए, तो अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल गुब्बारे से आप एयर निकाल दो तो गुब्बारा कोलैप्स कर जाता है ना, बिल्कुल पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपके इस एल्वेलाइज के अंदर भी हो सकती है, लेकिन नहीं होती। अल्लाह ताला ने इसके अंदर सर्फेक्टेंट को बना दिया है। सर्फेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन है। एमसीक्यूज का पॉइंट है। सर्फेक्टेंट क्या है? लिपिड, लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन का मतलब है कि लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनता है। सर्फेक्टेंट लिपोप्रोटीन है, लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनता है। और ये एक पतली सी लेयर जो होती है इसकी, वह एल्वेलस में मौजूद होती है, जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। यानी कि इसके अंदर वो टेंशन जो होती है उसको कम करके रखती है। ठीक है, और इसकी वॉल्स की टेंशन को कम कर देती है और कोलैप्स होने से बचाती है और बैक्टीरिया को भी मार देती है। कौन? सर्फेक्टेंट। ठीक है, इसका फंक्शन था सर्फेक्टेंट का। वो जो थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर, उसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। कह रहे हैं जो ब्रोंक्यूल्स हैं दोनों साइड के और जो लार्ज एयरवेज हैं, वो क्या करते हैं? वो जो एयर है या गैस है उसको पहुंचा देते हैं एल्वेलाई के पास, ताकि वहाँ पे एक्सचेंज हो। जो इंटरचेंज है गैसेस का बिटवीन द एल्वेलर की एयर एंड ब्लड ऑफ द कैपिलरीज विच अटैच विद एल्वेलाई अकर इन लंग्स। कह रहे हैं जो गैस एक्सचेंज है बिटवीन द लाइक एल्वेलस के अंदर जो एयर मौजूद है उसका एक्सचेंज हो रहा है आपकी ब्लड कैपिलरीज के दरमियान के साथ, वो जो एक्सचेंज हो रहा होता है आपके लंग के अंदर हो रहा होता है। साथ सी बात है। तो कह रहे हैं एल्वेलस जो है इट मस्ट बी वेंटिलेटेड, इसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर एयर आनी भी चाहिए और यहाँ से जानी भी चाहिए। इसको कहते हैं वेंटिलेशन। कमिंग ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग या इनटू एंड आउट ऑफ एल्वेलाई इज कॉल्ड वेंटिलेशन। और जो ब्लड फ्लो है आपकी एल्वेलस की कैपिलरीज में, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा होता क्या है कि आपका ये एल्वेलस है और ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। आपके एल्वेलस में ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमें पता है ना कि चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से कम की तरफ जाती है, तो ऑक्सीजन यहाँ से जाती है और आपकी ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। और ब्लड कैपिलरी के अंदर CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 यहाँ से आके आपके एल्वेलस के अंदर चली जाती है। लेकिन सोचो अगर ये ब्लड यहाँ से, जो आपकी कैपिलरी है उसके अंदर ब्लड फ्लो सही से ना करे, बहुत स्लो करे, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो ट्रांसफर होना शुरू होगी इस ब्लड के अंदर। लेकिन एक वक्त आएगा जब इस ब्लड के अंदर सारी ऑक्सीजन भर चुकी होगी, अब वो ब्लड और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता। जब ब्लड और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता तो बताओ गैसेस एक्सचेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज एल्वेलस उसको क्यों देगा भाई, जब उसके पास पहले से मौजूद है। तो यानी कि अगर आप गैस एक्सचेंज कराना चाहते हो तो एक जो ये ग्रेडियंट होता है ना, डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ये भी क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ताकि और जो ब्लड की कैपिलरीज हैं इसके अंदर भी फ्लो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ब्लड का। ठीक है, ताकि आप इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज करा सको। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। ये मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं जो हमारे अगले टॉपिक में आएंगे सारी, और आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मैंने पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये हमारे आगे आने वाला टॉपिक था, क्योंकि इसमें बहुत जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा इट्स बेटर के चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको इंट्रोडक्शन करा दिया जाए कि आपका एयरवे में जो पैसेज वे है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन कौन सा है और कौन से पार्ट्स किस तरह डेवलप हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।